नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत कर रहा है चीन की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसके पहले इस भाग में हम लोगों ने चीन की सभ्यता का इंट्रोडक्शन जाना, उसका कुछ महत्व, उसकी विशेषता के जाने और उसका जो प्रमुख क्षेत्र जाने हैं, जो उसके पुरातत्व क्षेत्र थे। आज हम इस श्रृंखला की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए चीन की सभ्यता को जानने वाले प्रमुख स्रोतों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे इसके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं चीन की सभ्यता के प्रमुख स्रोत जो हमें चीन की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सीमा कियान द्वारा रिकॉर्ड ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन, यह एक स्मारकीय कार्य पौराणिक काल से लेकर हान राजवंश तक की चीनी इतिहास को कवर करता है। यह प्राचीन चीनी राजनीतिक, सांस्कृतिक, समाज और बहुमूल्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान करता है। इसके बाद है सन त्सू द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ वार, जो मुख्य रूप से सैन्य ग्रंथ है और उसके बावजूद भी यह जो प्राचीन विधि है चीन के बारे में रणनीति, सोच, दर्शन और नेतृत्व में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चीन की सभ्यता में उसके विभिन्न पहलुओं को भी यह दर्शाता है। इसके बाद है द एनालिट्स का श्रेय कन्फ्यूशियस को दिया जाता है। कन्फ्यूशियस और उसके शिष्यों को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया गया कि जो इसमें कथन है उसके विचारों और संग्रह का कन्फ्यूशियसवाद की आधारशिला है। यह एक ऐसा दर्शन है जिसने चीनी संस्कृति, नैतिकता और शासन को गहराई से आकार दिया। इसके आगे है लाओ त्से द्वारा ताओ ते चिंग। ताओवाद का एक मौलिक ग्रंथ है जिसमें संतुलन और ताओ रास्ता की अवधारणाओं के बारे में जांच पड़ताल की गई है, जो प्राचीन चीनी आध्यात्मिकता और दार्शनिक विचारों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लुओ गुआनचोंग द्वारा लिखित द रोमांस ऑफ द थ्री किंग्डम, 3 राज्यों की अवधि के दौरान सेट किया गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह केवल साहित्यिक उत्कृष्ट काम है, बल्कि चीनी इतिहास, राजनीति और युद्ध का भी ज्वलंत चित्रण प्रस्तुत करता है। पुरातात्विक स्थल के बारे में आगे हम फिर जानते हैं। प्राचीन चीनी सभ्यताओं के बारे में ठोस जानकारी हासिल करने के लिए सोआन में टेराकोटा सेना, महान दीवार और चीनी बीजिंग की दीवार, फॉरबिडन सिटी जैसे पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण किया जा सकता है। अकादमिक जनरल चीनी प्राचीन इतिहास में नवीनतम खोजों और व्याख्याओं पर अपडेट रहने के लिए आपको जर्नल ऑफ चाइनीज हिस्ट्री और चाइना कार्डियोलॉजी आर्ट एंड आर्ट डाइजेस्ट जैसे अकादमिक पत्रिकाओं के शोध पत्रों पर आप जा सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। इसके बाद है संग्रहालय, जो संग्रह है जैसे बहुत से कला और वास्तुकला को लेकर प्रौद्योगिकी और भौगोलिक दैनिक जीवन तक चीनी सभ्यताओं के विभिन्न पहलुओं की झलक दिखाने वाली कलाकृतियाँ मौजूद हैं। उन्हें आप देख सकते हैं और उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके इसमें जो प्रमुख पुस्तकें हैं अगर हम बात करें तो इसमें से है प्राचीन चीन का कैम्ब्रिज इतिहास, सभ्यता की उत्पत्ति से 221 ईसा पूर्व तक के माइकल लेवो और एल्बर्ट एल शौनेग्ने द्वारा लिखा गया है। जोनाथन स्पेस द्वारा जो रचित है उसका नाम है द सर्च फॉर मॉडर्न चाइना, सदियों से चीन की परिवर्तन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उसके बाद वही सारा कुछ जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। सन त्सू द्वारा द आर्ट ऑफ वार जैसे प्राचीन लेखन है, अकादमिक पत्रिकाएं हैं, फिर प्रारंभिक चीन की दीवार है, तो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा आज के वर्तमान समय में ऑनलाइन संसाधन भी उपलब्ध है, जैसे चीन राष्ट्रीय पर्यटक कार्यालय की वेबसाइट ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक और पुरातात्विक परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दूसरा, कोलंबिया विश्वविद्यालय की एशिया फॉर एजुकेटर्स वेबसाइट शिक्षकों और छात्रों के लिए चीनी इतिहास पर एक्यूरेट संसाधन प्रदान करती है। संग्रहालय में है जो प्रदर्शनियाँ हैं उसके बारे वहाँ भी आप इसके बारे में खोजबीन हासिल कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें है बीजिंग का इतिहास, राष्ट्रीय संग्रहालय चीन के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह प्रस्तुत करता है। शंघाई संग्रहालय में चीन की कलाकृतियों का महत्वपूर्ण संग्रह है। कुछ वृत्तचित्र और फिल्में भी हैं। चीन अ सेंचुरी ऑफ रिवॉल्यूशन एक वृत्तांत श्रृंखला है जो 20वीं सदी के चीन के उथल पुथल से भरे इतिहास को कवर करती है। द हिस्टोरी ऑफ चाइना इतिहासकार माइकल वुड द्वारा होस्ट की गई एक BBC वृत्तचित्र है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक के चीन के इतिहास की खोजबीन करती है। सोआन द टेराकोटा सेना प्राचीन चीन के राजवंश की सैनिक जानकारी की झलक पेश करती है। बीजिंग की फॉरबिडन सिटी ये वही चीज़ है। ये संसाधन आपके प्रारंभिक इतिहास चीन के बारे में आधुनिक समाज तक की जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये थे आपके चीन के स्रोत से संबंधित इतिहास के कैसे रचना हुई और हम उसकी विशेषता, उसके महत्व, चीन की सभ्यता का महत्व और चीन की सभ्यता को जानने के स्रोत के बारे में सीखें।
आगे हम आगे जानते हैं चीन की सभ्यता की जो व्यवस्थाएं थी उसमें कौन कौन सी हैं। पहली व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें हम जानेंगे वहाँ की राजनीतिक संरचना और उसके स्रोत के बारे में या उसकी व्यवस्था के बारे में। उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था, जिसमें हम उनकी सामाजिक संरचना और उसके रीति रिवाज जैसे सारी चीज़ों को समझेंगे। आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और वह उसकी परंपराएं कौन सी हैं, इसके बारे में हम फिर आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीन की सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन चीन सभ्यता की सांस्कृतिक संरचना में केंद्रीकृत प्राधिकरण, नौकरशाही संगठन, कन्फ्यूशियस मूल्यों और वंशवादी शासन के चक्रीय पैटर्न की विशेषता थी। यानी जो वहाँ की व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो केंद्रीकृत प्राधिकरण की आधिकारिक थी। और उसके बाद नौकरशाही भी थी, वहाँ पर नौकरशाही संगठन था। कन्फ्यूशियस के मूल्यों पर आधारित वंशवादी शासन के चक्रीय पैटर्न पर व्यवस्था थी। इसमें स्थिरता और सांस्कृतिक उन्नति को सुविधाजनक बनाया, और यह व्यवस्था जो वहाँ की सांस्कृतिक उन्नति को सुविधाजनक बना देती है। इसे भ्रष्टाचार और सामाजिक कठोरता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। प्राचीन चीनी राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों को में निम्नलिखित जो पहलू हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे है राजवंशी शासन, तो राजवंशी शासन जिसका पहले चर्चा किया गया था, जितने भी प्राचीन व्यवस्थाएं थी सब में प्रारंभ में राजवंशी शासन मैक्सिमम मिलते हैं, तो यहाँ पर भी उसी क्रम में राजवंशी शासन में थे। राजनीतिक परिदृश्य पर एक के बाद एक शासन राजवंशों का वर्चस्व था, जिसमें प्रत्येक ने अपने अधिकार को सही ठहराने के लिए स्वर्ग के आदेश का दावा किया। यानी जो ये सभ्यताएँ थी, अपने को जितने भी राजा प्रतिनिधि हुए सब अपने को देवता या फिर कहा गया कि वो हम स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं, यानी स्वर्ग के आदेश का पालन करवा रहे हैं। केंद्रीकृत सत्ता सम्राट के हाथों में ही केंद्रित होती थी, जिसमें सर्वोच्च सत्ता और स्वर्ग और प्रकृति पृथ्वी के बीच की कड़ी के रूप में देखा गया। किसको? सम्राट को, राजा को। और सम्राट के दरबार, नौकरशाही और सैन्य तंत्र ने केंद्रीकृत नियंत्रण को सुनिश्चित किया। जो वहाँ पर नौकरशाही थी और सैनिक तंत्र की व्यवस्था थी, वो केंद्रीकृत प्रशासन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके रखा। सामंती संरचना, समाज को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया। ये साम्राज्य को क्या किया गया कि अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था, जिसमें उनके काउंटियों और राजकीय जागीरों में फिर विभाजित किया गया उनको। जैसे आधुनिक समय की अगर बात करें, हमारा इंडिया है, इंडिया को स्टेट में अलग स्टेट को फिर आपका सब डिविजन्स में बांटे गए, यानी डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिवीजन और सब डिवीजन में बांटे गए, डिस्ट्रिक्ट और तहसील में बांटे गए। इस तरीके से वहाँ पर भी प्राचीन समय से ही इसका डिवीजन किया गया, जिसमें काउंटी प्रांत बटा, फिर काउंटी और जागीर में डिवाइड किया गया। स्थानीय स्वामी और या रईस इन जागीरों पर शासन करते थे। जो स्थानीय वहाँ के रईस व्यक्ति थे वे सब वहाँ पर शासन करते थे, निष्ठा रखते थे और भूमि और विशेषाधिकारों के बदले सम्राट को सैन्य सहायता प्रदान करते थे, जिससे उन्हें भूमि मिलती थी और जिसमें शासन करने वाले को, और उस भूमि के बदले में वो हम राजाओं को अपने युद्ध के समय सैन्य सहायता देते थे। आगे है मेरिटोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। इसमें यहाँ पर मेरिटोकुलीन तंत्रीय व्यवस्था कह सकते हैं, नौकरशाही कर सकते हैं, या मेरिट के आधार पर नौकरशाही का सृजन किया गया था यहाँ पर। जबकि सत्ता के पद अक्सर विरासत में मिलते थे, वहाँ मेरिटोक्रेटिक एक प्रणाली थी जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों के आधार पर रैंकों में आगे बढ़ सकते थे। ठीक है ना, यानी प्रमोशन का जो सिस्टम था ये था यहाँ पर भी। कन्फ्यूशियस का आदर्श जो है राजनीतिक व्यवस्था में जो मुख्य रूप से कन्फ्यूशियस प्रभावित करता है, ताओवाद प्रभावित करता है। तो ये जो दर्शन थे वहाँ के मुख्य रूप से कन्फ्यूशियस और ताओवाद, उसमें काफ़ी प्रभावित था यहाँ का पूरा शासन व्यवस्था, जिसमें पदानुक्रम, पितृभक्ति और नैतिक शासन के महत्व पर जोर दिया गया था। कन्फ्यूशियस विद्वानों ने शासकों को सलाह देने और सरकारी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन चीन की राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, अब आगे उनके देखते हैं, वही विशेषताएं हमारे सामने पेश आती हैं। वो है जैसे राजवंशी चक्र, राजनीतिक परिदृश्य वंशावली चक्रीय उत्थान पतन से चिन्हित था। राजवंश सत्ता से आसीन हुए, समृद्धि के दौर का अनुभव किया और अंत में आंतरिक भ्रष्टाचार और बाहरी आक्रमणों के कारण उनका पतन नहीं हुआ। यानी एक चक्र चलता रहा, एक के बाद दूसरा राजवंश यहाँ पर आता रहा। स्वर्ग का जनादेश, यानी जो यहाँ पर राजा बनता है वो स्वर्ग के जनादेश के आधार पर, एक मिथ के आधार पर काम करते थे। और केंद्रीय इसमें सत्ता थी, जिसमें कहा जाता था कि शासक को तब तक शासन करने के लिए दैवी रूप से चुना गया था जब तक वह न्यायपूर्ण और प्रभावी ढंग से शासन करे, नहीं तो यह माना जाता था कि स्वर्ग का आदेश वापस ले लिया जाएगा, जिससे उसका तख्ता पलट हो जाएगा। इस तरीके से जो पूरी तरीके से जो उनका ये था कि स्वर्ग के सिद्धांत राजा का प्रतिनिधि था, लेकिन वहाँ पर एक प्रतिबंध भी लगा था कि जब तक वो कानूनी रूप से या कानूनी अच्छे नैतिक ढंग से व्यवस्था नहीं बनाता है तो उसे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पर इसकी विशेषता थी इसके। फिर इसके बाद केंद्रीय नौकरशाही में हम बात किए थे अभी पहले में, जिसमें बताया गया था ना कि वहाँ पर केंद्रीय नौकरशाही था, जिसमें के बाद जो पूरी तरीके से वहाँ की केंद्रीय व्यवस्था को संचालित रूप में करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो प्राचीन चीन राजनीतिक व्यवस्था के विशेष अत्यधिक केंद्रीय नौकरशाही थी। अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही का मतलब होता है कि राजा के बाद सीधे नौकरशाह जिम्मेदार होते थे सारी चीज़ों के लिए, जिसमें शक्ति सम्राट और उसके नियुक्त अधिकारियों के हाथों में केंद्रित होती थी। ठीक है, नौकरशाही शासन, कराधान और सैन्य मामलों में जिम्मेदार विभिन्न प्रशासनिक विभागों से संगठित
थी। ये उसके बाद जो यहाँ पर अगर वर्तमान में देखते हैं तो नौकरशाही तो है, और नौकरशाही हर एक विभाग से जुड़ी हुई जो होती है कार्रवाई करने के लिए हमेशा जिम्मेदार होती है। और जैसे यहाँ पर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में होता है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नौकरशाही है, ये शिक्षा सचिव से लेकर, ठीक है। इसी तरीके से आप रक्षा मंत्रालय रक्षा सचिव से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक सिस्टम में ये केंद्रीकृत नौकरशाही की व्यवस्था उस समय भी थी। कन्फ्यूशियस और विधिवाद के दो प्रमुख दर्शन थे जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। वही तो इसके बारे में चर्चा हुई थी। कन्फ्यूशियस ताओवाद, और यहाँ पर एक विधिवाद कहा गया। ताओ एक्चुअली विधिवाद से संबंधित था, तो उसी को विधि के बारे में कहा गया, जिसमें व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कानून, मजबूत राज्य नियंत्रण और कठोर दंड का वकालत की गई थी, खासतौर से सत्ता से संबंधित। फिर योग्यता तंत्र का मतलब योग्यता के आधार पर उनकी, अभी हम इसका दूसरा नाम सुने थे पिछली बार, होता है ना मेरिटोक्रेटिक, वही थी योग्यता तंत्र। यानी अगर हमारे पास क्षमता है, योग्यता है, तो हमारा प्रमोशन होगा, ठीक है, क्षमताओं के अधिकार। और फिर उसके बाद यहाँ पर सिविल सेवा का भी निर्माण किया गया, परीक्षाओं की आधार पर चुनाव किया गया। तो ये चीज़ें वहाँ पर सरकारी पदों पर जो नियुक्ति होती थी, परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी। महान दीवार मुख्य रूप से चीन की अगर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं और सांस्कृतिक व्यवस्था यानी कल्चरल की बात भी करते हैं, तो उसमें भी चीन की सभ्यता में ये महत्वपूर्ण योगदान है इसका, जो चीन की महान दीवार है उसका। यहाँ पर जो बात करें, अधिकार का प्रतीक है, केंद्रीकृत अधिकार का ये प्रतीक करता है, और खानाबदोश से आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह एक राजनीतिक काम को भी अंजाम देता है, ठीक है, और ये हमारे साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी है। इस तरीके से यहाँ पर इसके वेद में आता है। और दूसरा चीज़ आता है सिल्क रूट व्यापार से संबंधित है, और इस सिल्क रूट के आधार चलाने के लिए जो व्यवस्था से हमारे बीच में आती है, अन्य सभ्यताओं के बीच व्यापार और साहित्यिक आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होती है। यानी जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यापार को भी यहाँ पर बहुत अच्छा से संरक्षण दिया गया था, जिससे बहुत सी सुविधाएं आदान प्रदान, जिससे चीनी साम्राज्य को धन और उस धन का लाभ का अर्जन हुआ। आगे है चीनी सभ्यता के अंतर्गत कुछ अवगुण भी थे जो इसके कौन से थे, राजनीतिक व्यवस्था थी। तो जैसे इसमें था अधिनायकवाद। आधुनिक समय में अधिनायकवाद तो हर जगह आया था बीच में, जैसे जितने भी डिक्टेटर्स हुए सारे। अधिनायकवाद केंद्रीय सरकार की केंद्रीय प्राकृतिक अक्सर सत्तावादी शासन के कारण बनती थी, जिसमें असहमति या राजनीतिक बहुलवाद के लिए कम जगह होती थी। यानी इसमें जो असहमति होता था उसका बहुत वजूद नहीं था, या फिर कोई अगर कहो कि ग्रुप बना के उसका विरोध करे तो ये भी संभावनाएं बहुत कम थी। राजनीतिक व्यवस्था की केंद्रीय कृत प्रणाली के परिणामस्वरूप अक्सर सत्तावादी शासन होता था, जिसमें सामान्य आबादी के लिए सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता होती थी। राजनीतिक सामाजिक स्तरीकरण समाज भी की सामंती संरचना के परिणाम स्वरूप एक ठोस पदानुक्रम उत्पन्न हुआ, जिसमें आम लोगों के लिए सीमित सामाजिक गतिशीलता, इसमें व्यापक असमानता और शोषण उत्पन्न हुआ, जिससे आम लोगों को क्या हुआ, शोषण किया गया हो सकता था, संभावनाएं हैं। विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन परिवारों के पास अक्सर महत्वपूर्ण शक्ति और धन होता था। राजनीतिक भागीदारी का अभाव, राजनीतिक शक्ति काफ़ी हद तक सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी। सामान्य नागरिकों के लिए शासन प्रक्रिया में भाग लेने के सीमित रास्ते थे। राजवंशी चक्र, यह प्रणाली राजवंशी चक्रों के प्रति संवेदनशील थी, जहां स्थिरता और समृद्धि की अवधि के बाद गिरावट और उथल पुथल होती थी, जिसमें अक्सर सत्तारूढ़ राजवंशों का पतन के रूप में की अवधि के बाद दूसरी सत्तारूढ़ व्यवस्था आ जाती थी। राजवंशी चक्रीय होने के कारण से अस्थिरता और संघर्ष का दौर एक के बाद एक आता रहा, क्योंकि राजवंशों के बीच क्या होते थे, लगातार संघर्ष होते रहते थे सत्ता को प्राप्त करने के लिए। फिर ये एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। इन कमियों के बावजूद चीन जो सभ्यता थी, चीन की राजनीतिक व्यवस्था अन्य सभी चीज़ों से ऊपर स्थिरता, व्यवस्था और सद्भावना को महत्व देती थी। इसके कमी होने के बावजूद भी ये नैतिकता और सद्भावना, व्यवस्था आदि सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। इसने समाज को सामूहिक कल्याण पर जोर दिया। शासकों से लोगों के लाभ के लिए परोपकार और सदाचार के शासन की अपेक्षा की जाती थी। प्राचीन चीन की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा दिए गए कुछ मूल्य हैं, जिसके बारे में यहाँ पर है। सद्भाव से कन्फ्यूशियस मूल्य से सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है, शासकों ने अपने प्रजा के प्रति उदारता और करुणा के साथ शासन करने की अपेक्षा की गई। पुत्रवधू धर्मपरायणता, पुत्रवधू का कन्फ्यूशियस गुण जो किसी के माता पिता और पूर्वजों के प्रति सम्मान पर जोर देता था, शासक और प्रजा के बीच संबंधों तक भी बढ़ाया गया था, जिसमें सम्राट के प्रति जनता वफादार और आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जाती है। एकता, राजनीतिक व्यवस्था में एकजुटता और समृद्धि समाज को बनाए रखने के लिए इस साधा गया यह लक्ष्य था। सम्राट के अधीन एकता सत्ता के केंद्रीकृत विचार को बढ़ावा दिया। प्राचीन चीन की कुछ राजनीतिक घटनाक्रम थे। सामंतवाद था, और जिसमें है सामंतवाद की विशेषताएं, सामंती प्रभुओं, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राज्य का प्राधिकरण। महत्व इसका क्या था, विशाल क्षेत्रों पर
देखो, विशाल क्षेत्रों पर शासन अकेले केंद्रीय शासन समझने सक्षम नहीं होता था, इसलिए उसे सामंतों के आदान प्रदान को संस्कृति को बढ़ावा दिया। वफादारी पर निर्भरता के कारण संघर्ष के समय अस्थिरता पैदा हो जाती थी, और इस व्यवस्था के द्वारा दिया गया जो मूल्य था, पदानुक्रम, कर्तव्य, सदाचार पर जोर दिया जाता था। स्वर्ग का आदेश या धीरेश विशेषता इसकी थी। शासकों के लिए दैवी स्वीकृति की अवधारणा, उसमें अधिकार को वैध बनाया गया। महत्व, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए वंशवादी परिवर्तन के लिए औचित्य प्रदान किया गया। विद्रोह, इसमें जो अवगुण इसका था, विद्रोह को उचित ठहराने या शासकों को काट फेंकने के लिए हेर फेर किया जा सकता था। इसका मूल्य था शासकों और प्रजा के बीच न्यायपूर्ण शासन और सद्भावना के महत्व पर जोर दिया। फिर उसके बाद विधिवाद है। विधिवाद है विशेष, इसमें जो विशेषता थी, व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कानून और कठोर दंड पर जोर दिया गया। महत्व, आज्ञाकारिता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसका अवगुण था विधिवाद का, अक्सर दमनकारी शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दमन का कारण बने। इसमें जो मूल्य दिया गया था वह सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों पर राज्य के हितों की प्राथमिकता दी गई थी। तो ये है कुछ इसके घटनाक्रम। एक बार फिर हम देखते हैं कन्फ्यूशियसवाद आता है। कन्फ्यूशियसवाद की विशेषता थी नैतिक मूल्यों, पितृभक्ति और अधिकार के प्रति सम्मान पर जोर दिया गया। इसका महत्व, सद्भाव, सामाजिक व्यवस्था और नैतिक शासन को बढ़ावा देकर चीनी समाज को आकार दिया। इसके जो कन्फ्यूशियसवाद का अवगुण राजनीतिक रूप से था, वह अनुरूपता और परंपरावाद को बढ़ावा देकर नवाचार और असहमति को दबा सकते हैं। ठीक है, दिए गए मूल्य, मूल्यवान शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, नैतिक मूल्य। फिर नौकरशाही प्रणाली थी। नौकरशाही प्रणाली की अपनी व्यवस्था थी, जिसमें चीन ने अपने विशाल सेना साम्राज्य को स्थापित किया। विस्तृत नौकरशाही प्रणाली की ही देन थी, जिसमें कन्फ्यूशियस सिद्धांतों पर आधारित कठोर परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिकारियों का चयन किया जाता था। इसी तरीके से उसी घटना का यहाँ पर चर्चा की गई दूसरी बार। राजनीतिक विशेषता, केंद्रीय प्राधिकार और नौकरशाही प्रशासन, ये केंद्रीय राजनीतिक विशेषता के अंतर्गत थी। नौकरशाही शासन था, स्वर्ग का आदेश था, सामंतवाद था, और इसमें है फिर इसका महत्व तो दूसरा दिया गया राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। राजवंशों की दीर्घायु कभी कभी अशांति के बावजूद लंबी चलती। सांस्कृतिक प्रभाव था इसका, नौकरशाही और कन्फ्यूशियस विचारधारा जैसे राजनीतिक संस्थाओं का चीनी संस्कृति पर बहुत अधिक प्रभाव था। प्रादेशिक विस्तार तो सीधी सी बात है। मजबूत केंद्रीय सत्ता ने क्षेत्रीय विस्तार और विधियों को क्षेत्रों को एक विस्तृत साम्राज्य में समाहित करने में मदद करता है। इसका अवगुण अगर हम देखें तो वंशवाद चक्र था, सामाजिक असमानता व्याप्त थी और सत्तावाद जैसे मूल्य इसमें थे। दिए गए जो मान थे, मान का मतलब इसका मूल्य दिया गया, सद्भावना और व्यवस्था, सदाचारी नेतृत्व, शांतिपूर्ण साहित्य। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कन्फ्यूशियस द्वारा कुछ इसके बाद महत्वपूर्ण साहित्य की बात ये कर रहा था। तो महत्वपूर्ण साहित्य ये थे आपके द आर्ट ऑफ वार, फिर एनालिटिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका रिकॉर्ड ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन, ठीक, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण चीन के राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित क्या थे किताबें थी। इसके बाद प्राचीन चीन की राजनीतिक संरचना की बात है। ये अभी तक इसका इंट्रोडक्शन था, पर उसकी विशेषता हुई, लेकिन संरचना की बात करें तो उसमें क्या हुई, संरचना कैसे बनी, इसके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको पूरी तरीके से समझिए, जानिए और एजुटेक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।